गयाना में एक दिन में 17 विकेट गिरे हैं और वेस्टइंडीज के पास एक रियलिस्टिक चांस है पहली बार साउथ अफ्रीका को किसी टेस्ट सीरीज में हराने के लिए। एंड पहली बार आई मीन आफ्टर कमिंग बैक टू इंटरनेशनल क्रिकेट इन 1992 साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज से कभी नहीं हारी है। हमेशा वेस्टइंडीज को होम एंड अवे सीरीज में हराया है। इनफैक्ट वेस्टइंडीज शायद एक आधा टेस्ट मैच ही जीती हो, वरना हमेशा साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया है। लेकिन इस बार वेस्टइंडीज ने एक रियलिस्टिक चांस क्रिएट किया है अपने लिए एंड थैंक्स टू अ स्पोर्टिंग विकेट। वेस्टइंडीज जो कि जनरली आजकल स्लो एंड लो विकेट्स के लिए जानी जाती है, फाइनली उन्होंने गयाना में एक स्पोर्टिंग विकेट तैयार किया है। पिछले 2 सालों से वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड में यह बातचीत चल रही थी कि वहां की पिचेस को फास्ट एंड स्पोर्टिंग बनाया जाए, जैसे 70s और 80s में होती थी जब वेस्टइंडीज वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करते थे। वेस्टइंडीज फास्ट बॉलर्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था। कोई भी फास्ट बॉलर कंसिस्टेंटली वेस्टइंडीज टीम में नहीं खेलता था, लेकिन धीरे धीरे सिनारियो चेंज हो रहा है और अब वेस्टइंडीज में कुछ अच्छे फास्ट बॉलर्स आ गए हैं। कीमा रोच जो वेस्टइंडीज के 5th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, हालांकि इस मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन उन्होंने कुछ हद तक इस सिनारियो को चेंज किया है। 273 विकेट्स, 5th हाईएस्ट विकेट टेकर है वो वेस्टइंडीज के लिए। उन्होंने गार्डनर होल्डिंग सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं, लेकिन वो ये काम साइलेंटली कर रहे थे। बहुत ज्यादा उनके नाम की चर्चा नहीं होती थी क्योंकि किमार रोच एक ऐसी टीम में खेल रहे थे जो जनरली हारती थी। मगर क्योंकि उन्होंने सस्टेन किया, टेस्ट क्रिकेट में लंबे टाइम तक खेले, तो अब उनकी वजह से अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स और अब शमार जोसेफ, फाइनली ये इस तरीके के एक फास्ट बॉलर्स आ गए हैं जो कंसिस्टेंटली अब वेस्टइंडीज के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं। जेसन होल्डर जो कुछ टाइम तक वेस्टइंडीज के कैप्टन थे, वो भी अब इस टीम का हिस्सा है। हालांकि उनकी भी पेस में काफी रिडक्शन है, वो अब पहले की तरह इतने शार्प नहीं है, लेकिन वो भी वेस्टइंडीज टीम में फिलहाल फिट हैं और वो खेल रहे हैं। इस टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के फास्ट बॉलर स्पेशली शमार जोसेफ, जो इस साल पर्थ में कमाल कर चुके हैं वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हराने में के लिए जो वेस्टइंडीज के आप कह सकते हो 1995 के बाद से इंतजार चल रहा था, उसे खत्म किया था। शमार जोसेफ ने फिर से 5 विकेट लिए और 97.9 हो गई थी साउथ अफ्रीका। अगर शमार जोसेफ को हैमस्ट्रिंग इंजरी नहीं हुई होती तो शायद साउथ अफ्रीका की टीम 115-120 के अंदर ऑल आउट हो जाती, लेकिन क्योंकि वो इंजर्ड हो गए, स्पिनर्स आ गए, तो साउथ अफ्रीका के नंबर 10 और 11 ने एक जबरदस्त पार्टनरशिप की और 160 तक ले गए साउथ अफ्रीका को। लेकिन स्टिल आई वुड से कि एक ऐसा टोटल था, वेस्टइंडीज बहुत खुश होगी कि 160, लेकिन वेस्टइंडीज ने अपनी बैटिंग में पुराने फ्लॉ स्टार्ट किए और 56 फॉर 6 हो गई। बाद में जेसन होल्डर ने मोती के साथ एक पार्टनरशिप की और 97 तक स्कोर को ले गए जब दिन के आखिरी बॉल पे मोती आउट हो गए। स्टिल 97 फॉर 7 में आप कह सकते हो कि कुछ हद तक साउथ अफ्रीका आगे है, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप नहीं है। आई वुड स्टिल से कि वेस्टइंडीज के पास एक रियलिस्टिक चांस है। अगर वो साउथ अफ्रीका को दूसरी इनिंग्स में भी इसी टोटल के आसपास डिसमिस कर देते हैं तो 200 रन तक चेस करने के लिए वेस्टइंडीज वुड फैंसी देमसेल्व्स, क्योंकि ये पिच ऐसी है जो डे 1 के बाद डे 2 और डे 3 में अपनी बेस्ट होगी। क्योंकि इस पिच में जो अर्ली मॉइस्चर है, जिसकी वजह से फास्ट बॉलर्स को इतनी मदद हो रही थी, वो धीरे धीरे सेटल डाउन होगी और तीसरे दिन ये बैटिंग के लिए आइडियल होगी। इसीलिए मैं फर्स्ट इनिंग से कंप्लीटली जज नहीं कर रहा इस गेम को, एंड कंसिडरिंग द सिनारियो मैं कह रहा हूं कि वेस्टइंडीज के पास एक बहुत बेहतरीन चांस है, ना सिर्फ एक मैच जीतने का बल्कि सीरीज जीतने का। सीरीज का पहला मैच साउथ अफ्रीका ने काफी हद तक डोमिनेट किया और शायद जीत भी जाती, लेकिन बारिश ने वेस्टइंडीज को बचा लिया। आखिरी दिन वेस्टइंडीज को बैटिंग करनी थी मैच बचाने के लिए और वेस्टइंडीज वो करने में सक्सेसफुल रही थी। तो इट विल बी अ वेल अर्नड सीरीज विक्ट्री। इस चीज के बारे में बहुत दिनों से बात चल रही थी क्योंकि वेस्टइंडीज इंग्लैंड को हरा रही थी और कभी कभी आप देखोगे इन बिट्स एंड पीसेस उनके परफॉर्मेंसेस आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं होम में उनके पिचेस को काफी क्रिटिसिज्म मिल रहा था क्योंकि होम पिचेस वेस्टइंडीज के बिल्कुल स्लो, एक सब कॉन्टिनेंट पिच की तरह वेस्टइंडीज की पिच हो गई थी, जबकि 70s में 80s में ट्रेडिशनली वेस्ट इंडियन पिचेस फास्ट माने जाते थे। ऐसे पिचेस माने जाते थे जो रिजल्ट ओरिएंटेड होते थे, जहां तीसरे चौथे दिन रिजल्ट आ जाता था। लेकिन अब वापस से वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड उस डायरेक्शन में काम कर रहा है और गयाना में प्रिपेयर्ड ये विकेट उसी डायरेक्शन में वेस्टइंडीज टीम की एक मूवमेंट थी। अब ये पिच आज कैसा परफॉर्म करती है, डे 2 पे ही क्या रिजल्ट आ जाएगा, क्या वेस्टइंडीज की टीम सरेंडर कर देगी या ये मैच जितना लंबा जाएगा। आपको ये बता दूं, मैच जितना लंबा जाता है वेस्टइंडीज के लिए उतना फेवरेबल है, क्योंकि जितना लंबा होगा वेस्टइंडीज उतने बेटर डे पे बैटिंग करेगी।
ये पिच वैसी नहीं है जो बहुत ज्यादा ब्रेक करेगी, इसीलिए स्पिनर्स बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे नहीं। और फास्ट बॉलर्स को जो हेल्प मिल रही है वो फर्स्ट डे और कुछ हद तक सेकेंड डे रहेगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 97 फॉर 7 से वेस्टइंडीज 160 के कितने करीब जा पाता है। अगर छोटा मोटा लीड साउथ अफ्रीका ले भी लेती है तो वेस्टइंडीज शुड नॉट बॉदर, क्योंकि अगर फिर भी वेस्टइंडीज को मौका मिलता है आज पहले हाफ ऑफ द डे में बॉलिंग करने का, तो वो फिर से साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को ब्रेक कर सकती है। साउथ अफ्रीका की टॉप ऑर्डर भाई कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है और साउथ अफ्रीका की टॉप ऑर्डर को ब्रेक किया जा सकता है। रबाडा के पास एक इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड है जो वो तोड़ सकते हैं। फिलहाल वो 295 टेस्ट विकेट्स पे हैं और डेल स्टेन ने 300 टेस्ट विकेट लेने के लिए जितने बॉल लिए थे, अभी रबाडा ने ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि उससे 1000 बॉल कम लिए हैं। और इतने बॉल्स बहुत होते हैं, मेरे ख्याल से एक डेफिनेट अपॉर्चुनिटी है रबाडा के पास कि वो डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। आई एम श्योर कि आने वाले 3 सालों में वो साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट एवर विकेट टेकर हो जाएंगे, शॉन पॉलक और डेल स्टेन का रिकॉर्ड तोड़ के। अब देखते हैं कि इस मैच में आगे क्या प्रोग्रेस होता है। विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।